नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में मैं संदीप ग्रोवर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कंपनी नामा में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है जिसका नाम है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको ऐसी खबरों के बारे में भी बताते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। आईपीओ की रकम के इस्तेमाल से जुड़ी शर्तों में इस कंपनी ने बदलाव किया है। आईपीओ की रकम के इस्तेमाल में बदलाव के प्रस्ताव को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। रकम के इस्तेमाल की समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। दरअसल हुआ क्या है कि गीगा फैक्ट्री क्षमता विस्तार को टालने के कुछ दिन बाद ही कंपनी की ओर से यह फैसला लिया गया है। ईवी मार्केट में अनुमान से कम ग्रोथ के चलते क्षमता विस्तार को टाला गया है। और आईपीओ की रकम की जहां तक बात है तो 5,275 करोड़ में से जून तक इस कंपनी ने 2,681 करोड़ रुपए की जो रकम है उसका ही इस्तेमाल किया है। और नियमों के मुताबिक, शर्तों के मुताबिक FY27 से पहले सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता विस्तार पर 1228 करोड़ रुपए का खर्च होने वाला था, जिसको अब टाल दिया गया है आगे। 28 जुलाई को ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में 43 रुपए 35 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, पर क्लोजिंग 41 रुपए 23 पैसे के स्तर पर एकदम सपाट देखने को मिली। अगली खबर एनटीपीसी ग्रीन को लेकर है और इसने बिहार सरकार के साथ हाथ मिलाया है। बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी यानी BSPGCL के साथ इस कंपनी ने एक MOU, एक करार साइन किया है। रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए ये कंपनी की ओर से करार किया गया, जिसका इम्पैक्ट हमने 28 जुलाई को शेयर पर बनता हुआ दिखा। 28 जुलाई को कमजोर बाजार में भी एनटीपीसी ग्रीन के शेयर ने 109 रुपये 44 पैसे का इंटरडे हाई छुआ और क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 107 रुपये 29 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। मुनाफा आधे से भी कम हो गया, लेकिन पूनावाला फिनकॉर्प का शेयर नतीजों के बाद भागता हुआ नजर आया। इस कंपनी का Q1 में मुनाफा 78% घटकर 63 करोड़ रुपए के आसपास आ गया, लेकिन खबर ये आई थी कि नतीजों के साथ प्रमोटर से 1500 करोड़ रुपए जुटाने को भी बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 452.51 पर 3.31 करोड़ शेयरों का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा, जिसको बोर्ड ने हरी झंडी दिखा दी है। आधार पूनावाला की राइजिंग सन होल्डिंग्स को ये शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि शुक्रवार यानी कि बीते सेशन की क्लोजिंग से देखें तो 9.5% की प्रीमियम पर है अलॉटमेंट का भाव। कंपनी ने लोन बुक में 40% ग्रोथ का भी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें गोल्ड लोन समेत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगुवाई की ग्रोथ की जो बात है वो कंपनी की ओर से की गई। इसके अलावा 40 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा भी हुआ, जो कि औसत के मुकाबले देखें तो 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ कारोबार देखने को मिला। एक हफ्ते में देखा जाए तो करीब 19 लाख शेयरों का ही औसत वॉल्यूम होता था और उससे 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स पर कारोबार हुआ, जिसके बाद शेयर में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। 28 जुलाई को कमजोर बाजार में भी पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर में 444 रुपये 90 पैसे का हाई लगने के बाद क्लोजिंग करीब 1.5% ऊपर 419 रुपये 25 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। नतीजों के साथ साथ हिंद रेक्टिफायर्स के बोर्ड ने एक अहम फैसला लिया, जिसका इंपैक्ट शेयर में 20% के सर्किट के रूप में देखा। इस कंपनी के बोर्ड ने वारंट्स के जरिए 27.36 करोड़ जुटाने को मंजूरी दे दी। 1368 रुपये 23 पैसे प्रति शेयर के भाव पर प्रमोटर्स को 2 लाख तक वारंट्स जारी किए जाएंगे, ऐसा बोर्ड की ओर से मंजूरी दी गई। रिजल्ट्स भी अच्छे आए थे, जिसमें मुनाफा करीब 7 करोड़ से 84.3% बढ़कर ऑलमोस्ट 13 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचता हुआ दिखा। उसका असर यह हुआ कि 29 जुलाई को नतीजों के बाद हिंद रेक्टिफायर्स के शेयर में 20% के ऊपरी सर्किट पर 1712 रुपए 20 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ, जो कि शेयर का रिकॉर्ड उच्चतम स्तर है। और इस हफ्ते शेयर ने 1998 रुपए का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ। स्टॉक स्प्लिट की खबर से अदानी पावर का शेयर इस हफ्ते भागता हुआ नजर आया। 29 जुलाई को खबर थी कि बोर्ड स्टॉक स्प्लिट पर विचार करने वाला है। 1 अगस्त को नतीजे जारी होंगे और उसी के साथ साथ बोर्ड बैठक में इसके ऊपर भी विचार किया जाएगा। अगर मंजूरी मिली तो इतिहास में पहली बार होगा जब स्टॉक स्प्लिट किया जाएगा इस कंपनी की ओर से, क्योंकि अभी तक इस कंपनी की ओर से कभी भी कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं लिया गया है। इससे पहले ना कभी बोनस जारी किया गया, ना ही कभी स्टॉक स्प्लिट किया गया। 29 जुलाई को जब यह खबर आई तो शेयर में 4% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और इंटरडे में 594 रुपये 70 पैसे का हाई छूने के बाद करीब 4% ऊपर 591 रुपये 95 पैसे पर शेयर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 1 अगस्त को खबर आई कि नतीजों के साथ बोर्ड ने 1:5 के स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है, यानी कि नतीजों के साथ साथ स्टॉक स्प्लिट का जो प्रस्ताव है उसको भी हरी झंडी दिखा दी गई। लेकिन नतीजे कमजोर आए, मुनाफा घटने की वजह से शेयर में 1 अगस्त को कारोबार की जो क्लोजिंग है वो गिरावट के साथ ही देखने को मिली और शेयर लाल निशान के साथ ही जाकर बंद होता हुआ नजर आया।
देश की सबसे बड़ी तेल गैस उत्पादक कंपनी ओएनजीसी ने बीपी और आरआईएल के साथ हाथ मिलाया है। बीपी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इस कंपनी ने एक जॉइंट ऑपरेटिंग एग्रीमेंट किया है। सौराष्ट्र बेसिन के लिए तीनों कंपनियों ने ये एग्रीमेंट किया है, जिसमें तेल गैस की खोज के लिए तीनों कंपनियों ने करार किया है। तीनों कंपनियों ने पहली बार तेल ब्लॉक के लिए मिलकर बोली लगाई है और अब ये जॉइंट एग्रीमेंट भी किया गया है। इसका असर हमने 29 जुलाई को देखा। 29 जुलाई को ओएनजीसी के शेयर में 239 रुपये 82 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 0.25% की मजबूती के साथ 241 रुपये 75 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अंबानी परिवार अपना हिस्सा बढ़ाएगा। 30 जुलाई को पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें यह फैसला हो सकता है। अंबानी फैमिली 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश कर सकती है और इस निवेश के जरिए अंबानी फैमिली की अपनी हिस्सा बढ़ाने की योजना है। अंबानी फैमिली के पास फिलहाल 47.12% हिस्सा है, जो इस निवेश के जरिए बढ़कर 51% के पार पहुंचता हुआ दिख सकता है। ये खबर आई थी 29 जुलाई को और जियो फाइनेंशियल का शेयर तब करीब 5% की मजबूती के साथ 322 रुपये के स्तर पर डे हाई पर जाकर बंद होता हुआ दिखा और निफ्टी का टॉप गेनर था। 30 जुलाई की शाम को, यानी कि जिस दिन बोर्ड बैठक थी, उस दिन यह खबर आई कि प्रमोटर अंबानी फैमिली इस कंपनी में 15,825 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। 50 करोड़ वारंट्स के प्रेफरेंशियल इशू के जरिए निवेश किया जाएगा, जो कि 316 रुपये 50 पैसे के भाव पर होगा। एक या उससे ज्यादा फेजिस में 18 महीने में ये जो वारंट्स हैं वो शेयरों में तब्दील किए जाएंगे। वारंट्स तब्दील होने के बाद इनका हिस्सा 47.12% से बढ़कर 54% के पार जा सकता है। 31 जुलाई को जब बाजार खुला तो जियो फाइनेंशियल के शेयर में करीब 0.3% की मजबूती के साथ 329 रुपये के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि इंटरडे में शेयर 332 रुपये 65 पैसे तक भी उछल गया था। तिलकनगर इंडस्ट्रीज की ओर से अधिग्रहण की फंडिंग के लिए रकम जुटाई जाएगी। पूंजी जुटाने पर इस कंपनी की 30 जुलाई को बोर्ड बैठक होने वाली और बैठक से पहले शेयर ने 524 रुपये का रिकॉर्ड हाई लेवल छुआ। 29 जुलाई को बोर्ड बैठक से पहले तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर में मामूली गिरावट के साथ 509 रुपये 20 पैसे पर कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान शेयर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था। 30 जुलाई को खबर आई कि 2,296 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल इशू को इस कंपनी के बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 382 रुपये के दाम पर वारंट्स और इक्विटी शेयर के जरिए यह रकम जुटाई जाएगी। 549.3 करोड़ शेयरों के जरिए और 1746 करोड़ रुपए की रकम वारंट्स जारी करके जुटाई जाएगी। जीसी वेंचर्स को कन्वर्टेबल वारंट जारी किए जाएंगे और ये जो रकम आएगी उससे इंपीरियल ब्लू के अधिग्रहण पर रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। इस अधिग्रहण के बारे में पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया भी था। 30 जुलाई को तिलकनगर इंडस्ट्रीज के शेयर ने 481 रुपये का लो टच किया और करीब 0.3% नीचे 496 रुपये 15 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। डिफेंस एंड एरोस्पेस में गौतम अदानी का बड़ा प्लान सामने आया है। डिफेंस क्षेत्र में भारत को गौतम अदानी आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा प्लान लेके चल रहे हैं। इसके तहत कानपुर इकाई में जो गोला बारूद है उसकी क्षमता 2 गुना करने की इस कंपनी की योजना है। छोटे कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन 30 करोड़ राउंड कर दिया जाएगा, जो कि दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, यानी कि इसको 2 गुना कर दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नियम बदले तो गोला बारूद इंडस्ट्री को इससे बड़ा बढ़ावा मिलता हुआ दिखेगा। सरकारी के अलावा निजी कंपनियों को RFP इशू होने की उम्मीद जताई गई है, जिससे इस कंपनी को भी, इस ग्रुप को भी काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। इस खबर के चलते 30 जुलाई को इस ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 2,552 रुपये 60 पैसे तक उछला, लेकिन क्लोजिंग करीब 1% गिरकर 2,527 रुपये के स्तर पर डे लो के आसपास जाकर देखने को मिली। सबसे बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं मुकेश अंबानी। दरअसल अगले साल जियो टेलीकॉम का आईपीओ आ सकता है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जियो टेलीकॉम के आईपीओ में 5% हिस्सा बिक्री की जा सकती है और इसके जरिए 6 अरब डॉलर से ज़्यादा की रकम जुटाने की कंपनी की योजना है। इस हिसाब से देखा जाए तो जियो टेलीकॉम का वैल्यूएशन 120 अरब डॉलर से भी ज़्यादा संभावित है। 30 जुलाई को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर ने खुलते ही 1423 रुपये 30 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% नीचे 1409 रुपये 70 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 1 अगस्त को खबर थी कि 29 अगस्त को इस कंपनी की 48वीं AGM होने वाली है। साथ ही साथ ये भी खबर निकल के सामने आई कि 14 अगस्त को FY25 के फाइनल डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी तय की गई है। FY25 के लिए आपको बता दें 5.5 रुपये के फाइनल डिविडेंड की इस कंपनी की ओर से घोषणा हुई थी, जिसका इम्पैक्ट हमने 1 अगस्त को देखा और 1 अगस्त को RIL के शेयर में हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत के बाद अच्छी रिकवरी के साथ कारोबार की समाप्ति देखने को मिली। टाटा मोटर्स ने एक और बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील साइन कर ली है। इवाको को 4.5 अरब डॉलर या करीब 37,000 करोड़ रुपए की
रकम में खरीदने जा रही है। ये कंपनी इटली की फेमस मल्टीनेशनल कमर्शियल व्हीकल कंपनी है इवेको। इटली की एंजेली फैमिली है इवेको की मालिक, आपको बता दें। और 30 जुलाई को इसका हमने इम्पैक्ट आता हुआ देखा शेयर पर। टाटा मोटर्स के शेयर में उस दिन 3.5% की गिरावट के साथ 668 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 31 जुलाई को खबर थी कि इवेको की 100% हिस्सा खरीद को बोर्ड की ओर से मंजूरी मिल गई, यानी कि जो न्यूज़ रिपोर्ट्स थी वो अब पुष्टि की तरफ आती हुई दिखी और इवेको की खरीद का सौदा अप्रैल 2025 तक पूरा होगा, ऐसा इस कंपनी की ओर से अपडेट निकल के सामने आया। इस अधिग्रहण को लेकर बाजार में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, लेकिन कंपनी ने कहा कि अधिग्रहण करने के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति काफ़ी मजबूत है और इस डील के बाद ग्रुप का 21 अरब यूरो से ज़्यादा का सालाना रेवेन्यू हो जाएगा। 31 जुलाई को टाटा मोटर्स के शेयर में 673 रुपये 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग करीब ½ % नीचे 666 रुपये 45 पैसे के स्तर पर देखने को मिली। 1 अगस्त को फिर से खबर आई कि इवेको की खरीद के लिए 1 अरब यूरो की जो रकम है वो कंपनी की ओर से जुटाई जा सकती है। ये अपडेट आता हुआ दिखेगा 12 से 18 महीने में, जिसमें ये करीब 10,000 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जाएगी। इसके साथ साथ खबर ये भी थी कि JLR के CEO एड्रियन मार्डेल कंपनी से रिटायर होंगे। नवंबर 2022 से वो कंपनी के साथ CEO के पद पर थे और आपको बता दें कि 1990 से, यानी कि 35 साल से वो इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो इस कंपनी से रिटायर होने जा रहे हैं। 1 अगस्त को टाटा मोटर्स के शेयर ने खुलते ही 667 रुपये 95 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग अच्छी खासी गिरावट के साथ देखने को मिली। MCX में पहली बार शेयर विभाजन होगा। 1 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें स्टॉक स्प्लिट के ऊपर विचार किया जाएगा। Q1 के नतीजों के साथ, यानी कि तिमाही नतीजों के साथ बोर्ड बैठक में इसके ऊपर विचार किया जाएगा। अगर मंजूरी मिली तो इतिहास में पहली बार होगा जब इस कंपनी के स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिलेगी। कंपनी की ओर से ये पहला कॉर्पोरेट एक्शन होगा, क्योंकि इससे पहले ना कभी बोनस और ना ही कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट जारी किया है। ये खबर 30 जुलाई को आई थी और 30 जुलाई को MCX के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों में 7,908 रुपये 50 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 7,778 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। भारत फोर्ज ने एरोस्पेस पर बड़ा फोकस किया है। दरअसल 2026 तक एक नई एडवांस्ड रिंग मिल स्थापित करने जा रही है ये कंपनी, जिससे एरोस्पेस एप्लीकेशंस के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। इसका इस्तेमाल या इसका सपोर्ट जो है वो घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल एरोस्पेस प्रोग्राम्स में भी किया जाएगा। भारत के ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का जो सपना है, जो विजन है, उसमें इसका बड़ा योगदान होता हुआ नजर आएगा। इसका इम्पैक्ट हमने 31 जुलाई को आते हुए देखा। 31 जुलाई को भारत फोर्ज के शेयर में 1182 रुपये 20 पैसे का हाई लगाने के बाद 2.25% नीचे 1161 रुपये 90 पैसे पर कारोबार का अंत देखने को मिला। चलिए अब रुक कर लेते हैं प्राइमरी मार्केट का। इस हफ्ते शेयर बाजार में 4 नई कंपनियों ने दस्तक दी। पहला नाम है IndiCube स्पेसिस का। इस कंपनी की लिस्टिंग कमजोर रही, क्योंकि NSE पर देखें तो इस कंपनी का शेयर 216 रुपये के भाव पर जाकर लिस्ट हुआ, जो कि इशू प्राइस से करीब 9% के डिस्काउंट पर है, क्योंकि इशू प्राइस 237 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था। इसमें कर्मचारियों को 22 रुपये प्रति शेयर का डिस्काउंट मिला था। इशू ठीक ठाक भरा था, 12.5 गुना के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 700 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए कंपनी को 650 करोड़ मिले हैं और OFS से मौजूदा निवेशकों को 50 करोड़ रुपए की रकम मिली है। 30 जुलाई को लिस्टिंग के बाद IndiCube स्पेसिस के शेयर में 201 रुपये 60 पैसे तक का लो लगाने के बाद 218 रुपये के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से करीब 8% के डिस्काउंट पर है, लेकिन 216 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 1% ऊपर है। दूसरा नाम है GNG इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसकी लिस्टिंग शानदार रही। NSE पर यह शेयर 355 रुपये के भाव पर खुला। इशू प्राइस से करीब 50% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि इसका भी इशू प्राइस 237 रुपये प्रति शेयर ही तय किया गया था। इसको रिस्पांस बहुत ज़बरदस्त मिला था। 148 गुना के आसपास ये इशू भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 460 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। 400 करोड़ रुपये का फ्रेश इशू था और मौजूदा निवेशकों को करीब 60 करोड़ रुपये के आसपास की रकम मिली। 30 जुलाई को GNG इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में लिस्टिंग के बाद 359 रुपये 40 पैसे तक का उछाल देखने को मिला और क्लोजिंग 332 रुपये 26 पैसे के स्तर पर हुई, यानी कि 355 रुपये के ओपनिंग प्राइस से करीब 6.5% नीचे। तीसरा नाम है ब्रिगेड होटल वेंचर्स का। इसकी लिस्टिंग भी कमजोर रही। इसकी लिस्टिंग NSE पर 81 रुपये 10 पैसे के भाव पर हुई, यानी कि करीब 10% के आसपास के डिस्काउंट पर, क्योंकि 90 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस था, जो कि तय किया गया था। 4.5 गुना के आसपास ये IPO भरा था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 760 करोड़ रुपये के आसपास की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए पूरी रकम कंपनी के पास आई है। OFS का कोई पार्ट नहीं था। 31 जुलाई को कमजोर लिस्टिंग के बाद शेयर ने 87 रुपये 84 पैसे तक की रिकवरी दिखाई, पर क्लोजिंग 85 रुपये 15 पैसे के स्तर पर हुई, जो कि इशू प्राइस से करीब 5.5% नीचे है। लेकिन 81 रुपये 10 पैसे के ओपनिंग प्राइस से देखें तो आपको 5% ऊपर का प्राइस नजर आएगा।
चौथा नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल का। 1 अगस्त को लिस्टिंग हुई और अच्छी रही लिस्टिंग। 227.55 के भाव पर लिस्टिंग हुई, जो कि इशू प्राइस से करीब 14.5% का प्रीमियम है, क्योंकि 199 रुपये प्रति शेयर का इशू प्राइस था। ये इशू 81 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इस कंपनी ने 360 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू के जरिए इस कंपनी ने 1.8 करोड़ शेयर बेचे हैं और ओएफएस का कोई भी पार्ट नहीं था। 1 अगस्त को लिस्टिंग के बाद शेयर ने 238.36 का इंटरडे हाई छुआ और क्लोजिंग भी अच्छे खासे गेंस के साथ ही देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। चलिए अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की कोई ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ, जो है टीसीएस से जुड़ी हुई। टीसीएस 12,000 से ज़्यादा कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। FY26 यानी कि मौजूदा वित्त वर्ष में 2% ग्लोबल वर्कफोर्स को नौकरी से निकाला जाएगा। ऐसा कंपनी की ओर से अपडेट आया, जिसमें मिडिल और उसके साथ साथ सीनियर लेवल मैनेजमेंट पर ज़्यादा असर होगा। कुल 6,13,000 कर्मचारियों में से कई देशों के कर्मचारियों पर असर होगा। 2 हफ्ते पहले गौरतलब है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी पर फोकस करने की बात कही थी और उस समय जब नतीजे आए थे तो इनका जो एट्रिशन रेट है 13.3% से बढ़कर 13.8% पर पहुंच गया था। उसके बावजूद छटनी की घोषणा काफ़ी चौंकाने वाली थी। 28 जुलाई को टीसीएस 3,118 रुपये तक उछलने के बाद 1.5% से ज़्यादा गिरकर 3,085 रुपये 80 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। 31 जुलाई को खबर थी कि सरकार ने सीनियर अधिकारियों को समन भेजा है। चीफ लेबर कमिश्नर यानी कि CLC ने 1 अगस्त को इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनको छटनी और उसके साथ साथ हायरिंग में देरी के चलते समन भेजा है। कंपनी ने साथ ही खबर ये भी थी कि वेतन बढ़ोतरी के फैसले को भी होल्ड पर डाल दिया है। 31 जुलाई को शेयर ने 3,015 रुपये का नया 52 वीक लो टच किया और करीब 0.1% नीचे 3,033 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर बंद हुआ और 1 अगस्त को भी शेयर ने 3,006 रुपये के आसपास का नया 52 वीक लो टच किया। अच्छी खबर के बावजूद इंडसइंड बैंक का शेयर इस हफ्ते गिरता हुआ दिखा। MD एंड CEO की नियुक्ति के लिए RBI से इस बैंक को मोहलत मिल गई है। RBI ने कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का कार्यकाल 1 महीना बढ़ा दिया है। 28 अगस्त या नए MD की नियुक्ति तक का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ऑपरेशंस की देखरेख के लिए कमेटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स का गठन हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ खबर ये भी थी कि इनके चीफ HR ऑफिसर जुबिन मोदी ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि 24 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। गौरतलब ये है कि 2005 से यानी कि 20 वर्षों से जुबिन मोदी बैंक के साथ जुड़े हुए थे। 28 जुलाई को जब ये खबर आई तो इंडसइंड बैंक के शेयर ने खुलने के कुछ ही मिनटों बाद 828 रुपये 75 पैसे का इंटरडे हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग 2.25% नीचे 799 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। सोना BLW प्रिसिशन यानी सोना कॉमस्टार में एक कॉर्पोरेट विवाद शुरू हो गया है। दरअसल पिछले शुक्रवार को इस कंपनी की AGM हुई थी, जिसमें शेयरधारकों ने प्रिया कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में मंजूरी दे दी है। पिछले शुक्रवार को जब ये AGM हुई तो 99.44% शेयरधारकों ने इसके पक्ष में वोटिंग की थी। कंपनी के चेयरमैन स्वर्गीय संजय कपूर की पत्नी है प्रिया कपूर, आपको बता दें, और संजय कपूर की मां रानी कपूर ने AGM की समय सीमा पर सवाल उठाए थे। रानी कपूर ने बोर्ड को लेटर लिखकर AGM कम से कम 2 हफ्ते टालने के लिए कहा था। रानी कपूर ने आरोप लगाया कि उनको गलत जानकारी दी गई। साथ ही संजय कपूर की मृत्यु के बाद उनके ऊपर दबाव भी बनाया गया। रानी कपूर कम से कम 2019 से शेयर होल्डर नहीं है, ऐसा कंपनी ने भी स्टेटमेंट जारी कर सफाई देते हुए कहा। और उन्होंने ये भी कहा AGM टालने के उनके अनुरोध का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि वो कंपनी की शेयर होल्डर ही नहीं है। इसके अलावा रानी कपूर से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया गया, ना ही साइन करवाया गया, ऐसा भी स्टेटमेंट में कहा गया। और ये भी कहा गया कि ऑरएस इन्वेस्टमेंट्स के नॉमिनेशन के आधार पर प्रिया कपूर की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि ऑरएस इन्वेस्टमेंट इस कंपनी की कॉर्पोरेट प्रमोटर है, जिसके पास इस कंपनी का करीब 28% हिस्सा मौजूद है। 28 जुलाई को जब बाजार खुला सोमवार को तो सोना BLW के शेयर ने 479 रुपये 70 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.5% नीचे 467 रुपये 25 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। स्टार हेल्थ पर इस हफ्ते इरिडा का डंडा चलता हुआ दिखा है। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरिडा ने कंपनी पर 3.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते कंपनी के ऊपर यह कार्रवाई की गई है, जिसका इम्पैक्ट हमने 28 जुलाई को देखा। उस दिन ये शेयर 418 रुपये 40 पैसे तक की इस शेयर में गिरावट देखने को मिली और क्लोजिंग करीब 1% नीचे 421 रुपये 60 पैसे के स्तर पर देखने को मिली।
टाटा कम्युनिकेशंस को डीओटी से बड़ा शोकॉज नोटिस मिलता हुआ दिखा है। डीओटी ने 7,800 करोड़ रुपए का शोकॉज और एक डिमांड नोटिस इस कंपनी को भेजा है। एजीआर ड्यूज के चलते डीओटी से इस कंपनी को यह डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा है। 2005-06 से लेकर 2023-24 के लिए यह डिमांड नोटिस मिलता हुआ दिखा है। 28 जुलाई को टाटा कम्युनिकेशंस के शेयर ने 1746 रुपये 60 पैसे का हाई छुआ और 1797 रुपये का इंटरडे लो भी छुआ और क्लोजिंग मामूली गिरावट के साथ 1727 रुपये 90 पैसे के दाम पर देखने को मिली। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट से एक अच्छी खबर आती हुई दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करने को मंजूरी दे दी है, ये खबर थी, और रेजोल्यूशन प्लान खारिज करने पर दोबारा सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। इस कंपनी ने और इस कंपनी के लेंडर्स की जो रिव्यू पिटीशन थी उसके ऊपर कोर्ट में सुनवाई होगी, ऐसा निकल के सामने आया। आमतौर पर जज अपने चैम्बर में अकेले ऐसी सुनवाइयां करते हैं, लेकिन ओपन कोर्ट में इसकी सुनवाई की जो खबर आई उसके ऊपर 30 जुलाई को स्टॉक ने रिएक्ट किया। जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर ने खुलने के कुछ मिनटों बाद 1052 रुपये 30 पैसे का हाई छुआ और क्लोजिंग हल्की गिरावट के साथ 1034 रुपये के स्तर पर जाकर देखने को मिली। 31 जुलाई को खबर थी कि भूषण पावर के रेजोल्यूशन प्लान से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। भूषण पावर से जुड़े फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से निकल के सामने आया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आईबीसी का उद्देश्य मंदी में फंसी यानी कि दिवालिया कंपनियों को कार्यशील यानी कि ऑपरेशनल बनाना है। इससे स्टॉक में हमने उत्साह बनता हुआ देखा। 31 जुलाई को जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयर ने खुलते ही 1018 रुपये का इंटरडे लो तो छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 2% की मजबूती के साथ 1057 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर देखने को मिली। आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स विभाग ने नुआमा वेल्थ की जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कंपनी के मुंबई के स्थित ठिकानों पर जांच की है, सर्च की है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। इस कंपनी के साथ साथ यानी कि नुआमा वेल्थ के साथ साथ जेन स्ट्रीट पर भी आईटी विभाग की कार्रवाई चल रही है। दरअसल हुआ यह है कि जेन स्ट्रीट मामले में कंपनी जाँच के घेरे में आती हुई दिखी है, तो जेन स्ट्रीट पर तो एक्शन हुआ ही है, सेबी की ओर से जो फैसला आया था उसके बाद अब नुआमा वेल्थ भी जाँच के घेरे में आती हुई दिखी है, जिसका इम्पैक्ट हमने 31 जुलाई को देखा। और उस दिन नुआमा वेल्थ के शेयर में 7,139 रुपये 50 पैसे का लो लगाने के बाद करीब 2.5% नीचे 7,225 रुपये के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। सीईओ के इस्तीफे से पीएनबी हाउसिंग का शेयर इस हफ्ते औंधे मुंह गिरता हुआ दिखा है। कंपनी के एमडी एंड सीईओ गिरीश कौसगी ने इस्तीफा दे दिया है। 28 अक्टूबर से उनका इस्तीफा लागू होता हुआ दिखेगा। खबर ये थी बाजार में कि एमडी एंड सीईओ का जो इस्तीफा आया है उसमें इनके ऊपर दबाव की अटकलें थी। पीएनबी के सीईओ अशोक चंद्रा की ओर से सफाई भी आई, उसके बावजूद भी शेयर में गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि कौसगी का केवल पारिवारिक प्रतिबद्धताओं के कारण इस्तीफा आया, ऐसा पीएनबी के सीईओ की ओर से बयान आता हुआ दिखा। उन्होंने ये भी कहा कि कौसगी पर प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स की ओर से किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं था। और इनफैक्ट आज ही यानी कि शुक्रवार को इसकी एक इन्वेस्टर मीट भी होने वाली है, जिसमें बोर्ड की ओर से इस मामले को एड्रेस भी किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद 1 अगस्त को यानी कि शुक्रवार को पीएनबी हाउसिंग के शेयर में 807 रुपये तक की गिरावट देखने को मिली और बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अनिल अंबानी पर एक नई आफत आती हुई दिखी है। इनके लिए खराब खबरों का दौर खत्म नहीं होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार यानी कि 1 अगस्त को खबर आई कि ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को समन किया है, ऐसा एक न्यूज़ रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल के सामने आई। 2 मामले हैं, एक येस बैंक का जो लोन से जुड़ा हुआ फ्रॉड का मामला है और उसके साथ साथ ग्रुप कंपनियों में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी वजह से इनको समन किया गया है। इनफैक्ट नई दिल्ली में ईडी के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे इनको पहुँचना होगा, वहाँ पे इनको पेश होना होगा और पीएमएलए के नियमों के तहत अनिल अंबानी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, उसको दर्ज किया जाएगा। आपको याद होगा 24 जुलाई को दिल्ली और मुंबई के स्थित इनके ठिकानों पर ईडी की ओर से छापेमारी की गई थी और हमने आपको इसके बारे में खबर बताई भी थी। और ग्रुप कंपनियों पर 10,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के लोन डाइवर्जन का आरोप है, जिस वजह से ये मामला सामने आता हुआ दिखे था। 1 अगस्त को रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा दोनों शेयरों में 5% के निचले सर्किट पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि इस कंपनियों की ओर से कुछ सफाई भी आती हुई दिखी थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पर विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी9 के साथ। और हाँ, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों, सहयोगियों, रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। और जाते जाते एक ज़रूरी बात, मनी9 आपके लिए लेकर आया है मनी9 प्राइम मेंबरशिप, जिसमें हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट को देखने के लिए अपनी स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो से जुड़ी उलझनों का जवाब पाने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्राइम प्लान्स को। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पर जाकर ज्वाइन बटन प्रेस कीजिए, प्लान चुनिए, पेमेंट कीजिए और बस बन जाइए हमारे प्राइम मेंबर। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।